वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर और मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। और बात करते हैं अब यूलिप की। जी हां, उससे पहले हम सब जानते हैं कि मिड कैप स्मॉल कैप में जिस तरह की रैली दिखाई दे रही है, जिस तरह के परफॉर्मेंसेज आपको अपने फंड में दिखाई दे रहे होंगे, हर किसी का मन यहां पर हो रहा होगा कि स्मॉल कैप मिड कैप में अपना एक्सपोजर बढ़ाए या उसमें अपने निवेश को लेकर आप बहुत ज्यादा उत्साहित हो गए होंगे। और इसी उत्साह को देखते हुए इंश्योरेंस कंपनियां भी जो यूलिप प्लान लॉन्च करती हैं, उन्होंने भी अक्सर अब इस तरह के यूलिप प्लान लॉन्च करने शुरू कर दिए हैं जहां पे स्मॉल कैप मिड कैप का एक्सपोजर ज्यादा है और जो एग्जिस्टिंग प्लान है वहां पे स्मॉल कैप मिड कैप का एक्सपोजर जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब एक निवेशक होने के नाते आपको ये समझना है कि सबसे पहले तो आपकी सुरक्षा कहां पर ज्यादा है, जोखिम यानी कहां पर कम है, किफायती प्रोडक्ट कौन सा है, साथ ही कमाई के मामले में और अपने निवेश लक्ष्य के मामले में किस तरह के निवेश विकल्प में आपको पैसे लगाने चाहिए। क्या वो स्मॉल कैप मिड कैप म्यूचुअल फंड के जरिए आपको ये एक्सपोजर लेना चाहिए या वो यूलिप के जरिए आपको लेना चाहिए जहां पर भी आपको स्मॉल कैप मिड कैप का एक्सपोजर मिल रहा है। तो इस गुत्थी को जरा सुलझाते हैं और आपके लिए कमाई की बात करते हैं और आपके लिए किफायती बात भी करते हैं। मेरे साथ हेमंत उस्पेगी, सीईओ वाइस इन्वेस्ट जुड़ गए हैं। हेमंत जी, स्वागत है आपका। और ये मामला नया नहीं है। जिस तरह से स्मॉल कैप मिड कैप की कहानी लगभग इस पूरे साल में अब तक हमने लिखती हुई देखी है, बहुत ज्यादा उत्साह है, बहुत ज्यादा रुझान है और इसी को बुनाने में इंश्योरेंस कंपनियां भी पीछे नहीं है, खासतौर से वो जो यूलिप प्रोडक्ट्स बनाती हैं, लॉन्च करती हैं। अक्सर हम कहते हैं आपको अपना इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट अलग अलग रखना चाहिए, लेकिन जब बात आती है यूलिप की तो बहुत सारे निवेशक जो है वहां पर उस प्रोडक्ट के आगे अपने घुटने टेक देते हैं और उसमें निवेश करने की मंशा बनाए बैठे होते हैं। अब मुझे आपसे ये समझना है कि एक तो यूलिप प्लान में जो इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट है उसमें भी इक्विटी में अगर कोई पैसे निवेश हो रहे हैं तो उसमें स्मॉल कैप मिड कैप का अगर हम अप्रैल मई के बाद से देखें तो कैसे रुझान बदला है, डिमांड बदली है, सिनेरियो कैसे बदला है, इंश्योरेंस कंपनियों ने कैसे इस मौके का फायदा उठाते हुए एकदम एप्ट प्रोडक्ट्स भी लॉन्च किए हैं, जरा इसकी तस्वीर पेश कर दीजिए। जी कविता, बिल्कुल। देखिए, मार्केट के जैसे हम जानते हैं 3 सेगमेंट है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। ऑब्वियसली डिफरेंट फेजेस रहते हैं मार्केट में, जब कभी लार्ज कैप अच्छा करते हैं और जब मार्केट जब ब्रॉड बेस होती है जैसा हमने अभी होते हुए देखा है, तो ऐसे समय में जो मिड कैप और जो स्मॉल कैप है वो उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रहती है। और जिस तरह का अभी सिनेरियो है, जैसे लग रहा है कि ऑलमोस्ट हम इंटरेस्ट रेट के पीक पे हैं। अब इशू ये है कि कितना समय पॉज रहेगा, यूएस कब इंटरेस्ट रेट पे पॉज रहेगा और कब कट होगा। तो जब कट शुरू होता है तो आपको पता है कि उसके बाद भी मार्केट जो है ब्रॉड बेस रहेगी और आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऐसे सिनेरियो में कि मिड कैप और स्मॉल कैप की परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी। तो जैसा आपने बिल्कुल सही कहा कि चाहे वो म्यूचुअल फंड हो चाहे वो यूलिप्स हो, वहां पे नए फंड भी लॉन्च हुए हैं, वहां पे इन दोनों सेगमेंट में एक्सपोजर भी बढ़ा है। अगर हम यूलिप स्पेसिफिकली बात करें तो जैसा हम जानते हैं उसके 2 हिस्से हैं। एक तरफ आपको एक लाइफ कवर मिलता है और दूसरा जो है इन्वेस्टमेंट है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट कम इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स है। अब होता क्या है कि क्योंकि इक्विटी पोर्शन जो है या जो इन्वेस्टमेंट पोर्शन जो है वहां पे एज एन इन्वेस्टर या पॉलिसी होल्डर आपके पास अलग अलग ऑप्शन रहती हैं कि आप किस तरह का एलोकेशन चाहते हैं, हाइब्रिड है या फिर डेट है या तो फिर इक्विटी है। तो क्लियरली जब मार्केट में मूवमेंट है, आपको पता है कि वो 2 सेगमेंट अच्छा कर रहे हैं, तो वही इंश्योरेंस कंपनीज ने किया। जैसा आपने बताया कि एलोकेशन जो है स्मॉल कैप मिड कैप में बढ़ा और ऐसी यूलिप भी है जो स्पेसिफिकली मिड कैप और स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करती है। इनफैक्ट स्मॉल कैप जो यूलिप्स हैं वो एक ही बहुत ही रीसेंट एडिशन है। इनफैक्ट आई थिंक जुलाई में ही 23 में वो शुरू हुए। कुछ ही फंड है उसके अंदर, बट मिड कैप के फंड जो है वो काफी समय से हैं। तो क्लियरली इंटेंशन वही है कि इंश्योरेंस कंपनी भी चाह रही हैं कि जब वहां पे अपॉर्चुनिटीज हैं, इन्वेस्टर्स ऐसी ऑप्शन को देख रहे हैं, तो वो अगर उनको परफॉर्मेंस भी अगर मैच करना है तो जाहिर सी बात है कि इन दोनों सेगमेंट के ऊपर एलोकेशन बढ़ाना पड़ेगा। और दूसरी बात, जो पॉलिसी होल्डर, जो निवेशक जो है वहां पे, वो चाहते हैं कि उनके पास ऑप्शन रहे कि वो मिड कैप और स्मॉल कैप को चुने, तो उस तरीके से ये ऑप्शन को दिया गया है। बट आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है कि तीनों सेगमेंट का होना जरूरी है, लेकिन वो प्रोपोर्शन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये दोनों सेगमेंट जो है इनके पास पोटेंशियल है लार्ज कैप से बेहतर रिटर्न देने का और वो लॉन्ग टर्म में दिखता भी है। लेकिन सिर्फ आप रिटर्न देखेंगे तो आपको जो वॉलेटिलिटी का जो लेवल्स है वो नहीं दिखेगा। तो अगर आप थोड़ा सा और एनालिसिस करके देखेंगे तो आप देखेंगे कि स्पेसिफिकली स्मॉल कैप में वॉलेटिलिटी थोड़ी ज्यादा होती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो एलोकेशन हो
बहुत ध्यान से रखें। और कहीं ना कहीं आपको ये भी ध्यान रखना है कि जैसे हम कहते हैं ना कि एसेट एलोकेशन में रीबैलेंसिंग करनी है, वैसे ही इन सेगमेंट में भी रीबैलेंसिंग की जरूरत हो तो कोई भी ऑप्शन जो चुने वो देख के रखिए कि आपको वो भी करना पड़ सकता है कि आपको इनकी जो एलोकेशन है कम या ज्यादा करनी पड़ सकती है। तो अपॉर्चुनिटीज हैं, मुझे लगता है आगे जाके भी होंगी, बट वॉलेटिलिटी थोड़ी ज्यादा होती है। अगर आप मेंटली उसके लिए तैयार हैं, स्पेसिफिकली अगर आप डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्ट कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपके पोर्टफोलियो में डेफिनेटली आपको रिटर्न थोड़ा बेहतर मिल सकता है। अच्छा, एक चीज आपसे हमें समझनी है, क्योंकि हम मिड कैप स्मॉल कैप की बात कर रहे हैं और इसका एक्सपोजर अगर आपको यूलिप के जरिए मिल रहा है, तो यूलिप का कॉस्ट स्ट्रक्चर फिलहाल किस तरह से डिफाइंड है? क्योंकि अगर हम इसकी तुलना किसी मिड कैप या स्मॉल कैप फंड के से करें तो कहीं ना कहीं म्यूचुअल फंड एक किफायती प्रोडक्ट है, और हम यूलिप एज ए प्रोडक्ट देखें तो इसमें इंश्योरेंस भी आता है, इन्वेस्टमेंट भी आता है, और ऐसे में अगर आप इक्विटी में पैसे लगा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी कॉस्टिंग जो है वो बढ़ जा रही है। और इसीलिए इस पूरे प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस और इस प्रोडक्ट की कमाई की तुलना शायद आप म्यूचुअल फंड के स्मॉल कैप और मिड कैप एक्सपोजर से नहीं कर पाए। क्या ये कहना सही होगा? जी बिल्कुल, आई थिंक इसके दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं कविता, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, जब हम यूलिप की बात करते हैं तो उससे पहले कि हम कॉस्ट पे आए तो हमें ये समझना होगा कि यूलिप एज ए प्रोडक्ट आपको बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए कि वो आपके पोर्टफोलियो में क्या रोल प्ले करेगा। अब जैसा हमने कहा, ये इन्वेस्टमेंट का इंश्योरेंस प्रोडक्ट है। अगर आप इंश्योरेंस देख रहे हैं तो अमूमन आपको यूलिप के अंदर जो आपका एनुअल प्रीमियम है उसके 10 गुना आपको रिस्क कवर मिलेगा। यानी अगर आप मान लीजिए 50,000 का कवर दे रहे हैं तो आपको 5 लाख का कवर मिलेगा। तो आपको पहली बात तो सवाल ये पूछना है अपने आप से कि ये 5 लाख का जो रिस्क कवर है, आपकी लाइफ का जो कवर है, क्या ये आपके लिए एडिक्वेट है? अगर वो नहीं है तो फिर आपको ये सोचना है कि आप यूलिप में हैं क्यों, आप किस कारण से वहां पे हैं। दूसरी बात, हमेशा ये प्रूवन भी है कि आप अपनी इंश्योरेंस नीड्स और अगर अपनी इन्वेस्टमेंट नीड्स को अलग रखें तो फायदा है, क्योंकि एक तरफ टर्म प्लान है, एक तरफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस है। तो वो एक दूसरा सवाल है जो हर निवेशक को डेफिनेटली देखना चाहिए। तीसरा, कॉस्ट स्ट्रक्चर की आपने बात की। हालांकि मैं कहूंगा कि पिछले कुछ सालों में लो कॉस्ट यूलिप्स भी आई हैं जहां पे कॉस्ट कम है, बट अभी भी शायद आप कंपेयर करें म्यूचुअल फंड से तो डेफिनेटली कॉस्ट वहां पे थोड़ी ज्यादा ही है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है, अगर हम प्योरली परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अपार्ट फ्रॉम कॉस्ट, ऑब्वियसली उसका इंपैक्ट भी परफॉर्मेंस पे आता है। तो अगर आप जो मिड कैप फंड है, स्मॉल कैप का तो मैं कंपैरिजन नहीं कर सकता हूं, जैसे मैंने कहा बहुत ही रीसेंट एडिशन है, कुछ ही महीने हुए हैं, तो वो तो शायद फेयर कंपैरिजन नहीं होगा म्यूचुअल फंड से। बट अगर मिड कैप की मैं बात करूं जहां पे काफी लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है, तो अगर आप लंबा परफॉर्मेंस देखें, लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस देखें 5 साल 10 साल, तो डेफिनेटली आप पाएंगे कि मेजॉरिटी ऑफ मिड कैप फंड, ऐसा नहीं है कि सारे मिड कैप फंड ने यूनिट से अच्छा किया होगा, बट मेजॉरिटी में कह सकता हूं अगर आपने मिड कैप फंड और एक स्मॉल कैप फंड अच्छा चुना है तो लॉन्ग टर्म में आपकी परफॉर्मेंस वहां पे ज्यादा आपको बेहतर मिलेगी। तो चाहे वो परफॉर्मेंस हो, चाहे वो ओवरऑल फ्लेक्सिबिलिटी हो, चाहे वो कॉस्ट स्ट्रक्चर हो, मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा डिसीजन एक इम्पोर्टेंट है। इससे पहले कि आप देखें कि मिड कैप में कितना और स्मॉल कैप में कितना, पहले तो आपको ये देखना है कि वाकई में यूलिप आपके पोर्टफोलियो में क्या रोल प्ले कर रहा है। अगर प्योरली इन्वेस्टमेंट है तो फिर आपको सोचना होगा, और इवन फ्रॉम इंश्योरेंस पॉइंट ऑफ व्यू, जैसा मैंने कहा, आपको उतनी एडिक्वेट रिस्क कवर नहीं मिलता शायद जितना आपको जरूरत होगी। चलिए, ये कुछ नाम जो आपकी स्क्रीन पे हम फ्लैश करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तमाम वो फंड्स जो कि लॉन्च किए गए हैं और जिनमें हमने स्मॉल कैप मिड कैप का एक्सपोजर बढ़ता हुआ भी देखा है। तो जो नई स्कीम्स लॉन्च हुई है हेमंत जी, क्या उनमें कुछ खास है जो कि आप हाईलाइट करना चाहें? और वो कौन कौन सी पुरानी स्कीम्स है जहां पर आपको पता होगा कि शायद एक्सपोजर मिड कैप स्मॉल कैप में बढ़ाया गया है? देखिए कविता, यूजुअली जो है जो मल्टी कैप जो स्ट्रक्चर रखते हैं वहां पे थोड़ा आपको ज्यादा बेहतर मिलेगा, बट जैसे मैंने कहा कि ऐसी भी ऑप्शंस हैं जिनके अंदर जो प्योर मिड कैप वाली हैं, तो नॉर्मली वहां पे जो एक्सपोजर रहता है मिड कैप में करीब 70% रहता है। कभी कभी ये हो सकता है कि जब आप रैली देख रहे थोड़ा ज्यादा बढ़ जाए वहां पे, तो एक वहां पे है डेफिनेटली। और बाकी जो डाइवर्सिफाइड फंड है वहां पे भी थोड़ा सा एलोकेशन डेफिनेटली, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको अगर परफॉर्मेंस को मैच करना है विद द कंपीटिंग प्रोडक्ट्स, तो डेफिनेटली वो नहीं हो सकता जब तक आप थोड़ा एलोकेशन मिड और स्मॉल में नहीं बढ़ाएंगे। ऑलराइट, चलिए अब थोड़ा सा हम फंड्स की ओर जाते हैं। तो अब अगर किसी को मिड कैप स्मॉल कैप का एक्सपोजर चाहिए हो
तो क्या रास्ता अभी भी म्यूचुअल फंड्स का अपनाना चाहिए और यूलिप्स का नहीं अपनाना चाहिए? बिकॉज अब इंश्योरेंस कंपनियां जो है यही झांसा देकर आपको बोल रही होंगी कि प्रोडक्ट खरीदें, आपको इतना रिटर्न देखने को मिलेगा। तो अब बताइए, एक निवेशक होने के नाते आपको किस राह को अपनाना चाहिए? देखिए, मेरा ये मानना है, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट को अलग तरीके से देखें, अपने इंश्योरेंस कवर को अलग तरीके से देखें। अगर आप वो प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आपके पास जो म्यूचुअल फंड के ऑप्शन है वो बेहतर है। एक तो चॉइसेस आपके पास ज्यादा है, एक लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है, स्पेशली अगर हम स्मॉल कैप की बात करें। जैसे मैंने कहा कि ये प्योर स्मॉल कैप जो यूलिप्स हैं, ये बहुत ही रिसेंट एडिशन है, तो वहां पे आपको लंबा ट्रैक रिकॉर्ड देखने को नहीं मिलेगा, तो जो म्यूचुअल फंड के पास आपको मिलेगा। बट अगेन, चाहे आप कोई भी रूट ले, ये बात सही है कि अगर दोनों को कंपेयर करें तो म्यूचुअल फंड एक डेफिनेटली बेटर ऑप्शन है, लेकिन वहां पे भी आपको बहुत सेलेक्टिव रहना है इन टर्म्स ऑफ आप कौन फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, क्या आप एक्टिव फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो या पैसिव फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो वो चुनना बहुत जरूरी है। और इसके अलावा ऑब्वियसली कितना प्रोपोर्शन आपका इन दोनों के अंदर है, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा, याद रखिए एज एन इन्वेस्टर कि आपको इसको रीबैलेंसिंग करना पड़ सकता है समय समय पे। तो एक तरीका तो ये हो सकता है। अगर आपके लिए लगता है वो थोड़ा सा दुविधा का काम है, तो फिर जैसे मैंने पहले भी कहा कि जो मल्टी कैप फंड जो होते हैं म्यूचुअल फंड्स के, वो क्योंकि उनमें तीनों जो सेगमेंट है उनमें मिनिमम 25% एलोकेशन रहता है, तो एक अगर आप चाहते हैं कि ये एलोकेशन हमेशा बना रहे तो वो एक अच्छी ऑप्शन हो सकती है। बट अदरवाइज प्रोपोर्शन इंपॉर्टेंट है। फंड भी आपको चुनने के लिए थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी, क्वालिटी ऑफ पोर्टफोलियो, ये सब चीजों का ध्यान रख के आप अपने फंड को चुनिए। ऑलराइट, चलिए, तो यूलिप्स में स्मॉल और मिड कैप का तड़का और कमाई के लिए एक बार फिर से नया तरीका इंश्योरेंस कंपनियां जो कि यूलिप प्लान्स लॉन्च करती हैं वो लेकर आई हैं। लेकिन उसके अलावा अगर आप एक जागरूक निवेशक है तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके लिए सही रास्ता कौन सा है, किफायती रास्ता कौन सा है, कहाँ कमाई के मौके आपके लिए ज्यादा है। इसी नोट पर हम रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, और हेमंत जी आप हमारे साथ बने रहें, और ब्रेक के बाद दर्शकों को भी शो में हम जोड़ेंगे जो आपके अपने सवाल हमसे पूछेंगे और हमारे एक्सपर्ट्स उनकी लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग करवाएंगे। ब्रेक पर जाऊं उससे पहले एक व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर छोड़ रही हूं, और साथ ही आपको बता दूं कि हमारा ये शो लाइव जाता है यूट्यूब पर। हमारे पुराने शोज भी आप देख सकते हैं, और शो देखते वक्त कोई सवाल पूछना चाहते हैं या कोई भी सवाल आपके जहन में आता है तो अपना सवाल आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, हम आपके सवालों को शो में शामिल करेंगे। मिलती हूँ आपको ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर और मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल, और शो को आगे बढ़ाएंगे, दर्शकों को शो में शामिल करेंगे जहां पर उनके सवालों के जवाब देंगे हमारे दो मेहमान, रेमंड की सीईओ वाइस इन्वेस्ट, मुकेश जिंदल सीनियर पार्टनर अल्फा कैपिटल, जो मेरे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का स्वागत है। प्रमोद का सवाल मैं लूंगी पहले, जो हमारे साथ फोन लाइन पर है। नमस्कार मैडम। नमस्कार प्रमोद जी, आपने अपना सवाल हमें भेजा है, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके पास यूटीआई निफ्टी 50, आईसीआईसीआई फ्लेक्सी कैप, एसबीआई मिड कैप, निपॉन मल्टी कैप, एचडीएफसी मल्टी कैप, कोटक स्मॉल कैप फंड है, और आप लगभग 1.5 साल से इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। 25 साल तक आपको और निवेश करना है। 5 करोड़ का आपका टारगेट है 25 साल के बाद, और 3 लाख आपके पोर्टफोलियो में अब तक इकट्ठा हो चुके हैं। 23,000 की आप एसआईपी कर रहे हैं। अपने निवेश को आप बढ़ाना चाहेंगे? हाँ मैडम, बढ़ा सकता हूँ 1 साल के बाद में धीरे धीरे उसको। मेरा एक सवाल था कि आईसीआईसीआई फ्लेक्सी कैप नया फंड है तो अच्छा है क्या उसमें, और एचडीएफसी मल्टी कैप और निपॉन मल्टी कैप में दोनों रखूं या कोई एक की जरूरत है उसमें? ठीक, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो वैसे तो सारे फंड्स आपके बेहतरीन है, लेकिन मुकेश मेरे ख्याल से आपके पास ये सवाल है, बताइए प्रमोद को अपना निवेश कितना बढ़ाना होगा? पहले तो इस बात का जवाब दीजिए, अप्रोक्सीमेट कितना आपको हर महीना एसआईपी की करने की जरूरत होती है अगर आपका टारगेट इतना बड़ा हो जितना प्रमोद ने अपने लिए रखा हुआ है? अगर हम प्रमोद जी का टारगेट की बात करें, कविता 5 करोड़ बड़ा आंकड़ा लगता है, बट अच्छी बात यह है कि इनका जो टाइम होराइजन है बहुत लंबा है, 25 साल का टाइम होराइजन है, तो इसमें कंपाउंडिंग प्ले हो जाती है। अगर ये 23,000 की एसआईपी करते रहते हैं 25 साल के लिए, और अगर हम मान के चलते हैं इक्विटी में 14% का रिटर्न आता रहेगा, तो लगभग इनके पास जो 25 साल के बाद जो कॉर्पस हो जाएगा वो 7 करोड़ का हो जाएगा, जो कि 5 करोड़ का जो इनका गोल है उससे ज्यादा हो जाएगा। तो अगर ये एसआईपी अमाउंट नहीं भी बढ़ाते हैं तभी भी इनका गोल बहुत आराम से पूरा हो जाएगा। बट मैं मान के चलता हूं कि जैसे से इनकी इनकम लेवल भी बढ़ेगी तो ये स्टेप अप एसआईपी भी कर सकते हैं, तो कॉर्पस
मेरे ख्याल से बहुत बड़ा होगा और इनके सारे गोल्स पूरे हो जाएंगे। तो मेरे को नहीं लगता है उनको गोल के बारे में चिंता करने की जरूरत है। अगर मैं इनके पोर्टफोलियो के बारे में बात करूं, इन्होंने जो स्कीम्स बताई, कॉम्पोजिशन बताया, 14% बहुत आपने बढ़िया। कहा, यहाँ पर अपर एंड पे नहीं पकड़ा है आपने रिटर्न को? नहीं, 14% बहुत रियलिस्टिक है कविता, बहुत ज्यादा रिटर्न नहीं है। क्योंकि अगर रिटर्न की हम बात करें, नॉर्मली हम एक्सपेक्टेशन लेते हैं, तो इसकी एक्सपेक्टेशन कैसे बनती है आप ऐसे देखिए कि अगर हिस्टोरिकली देखें तो ऑफकोर्स 14-15% रिटर्न निकला है। और हमें ये भी लगता है आने वाले टाइम में इंडिया की जो जीडीपी है वो 7-8% ग्रो करेगी। 7% भी अगर माने और इन्फ्लेशन को 6% माने, तो हमारा जो नॉमिनल जीडीपी है वो लगभग 13-14% का ग्रो करेगा। क्योंकि जो जीडीपी ग्रोथ नंबर ये होता है 7% का होता है, ये आफ्टर इन्फ्लेशन रियल जीडीपी होती है। तो अगर इकोनॉमी हमारी ग्रो करेगी 13-14%, तो हम ये भी मान के चल सकते हैं कि जो कॉर्पोरेट्स है उनकी जो अर्निंग्स है वो भी 13-14% ग्रो करेगी, और जो इनकी स्टॉक मार्केट है के प्राइजेस है वो भी उसमें रिफ्लेक्ट करेगा। तो मेरे को लगता है कि 14% बहुत ही रियलिस्टिक ग्रोथ है, और ये अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो ये डेफिनेटली अचीव होगा। और जो इंडिया है इस समय बहुत ही स्वीट स्पॉट पे है। एक हम इमर्जिंग कंट्री, हमारी ग्रोथ फास्ट है, काफी स्टेप्स गवर्नमेंट ले रही है। तो मेरे को लगता है कि रिटर्न निकलना चाहिए अगले 20-25 साल में। इस पर आते हैं, किस तरह के फंड्स और ऐड करने चाहिए, या फिलहाल जो फंड्स इनके पोर्टफोलियो में है वो अपने आप में ठीक है? देखिए, मेरे को लगता है कि प्रमोद जी ने जो पोर्टफोलियो बनाया है कविता जी, वो बहुत ही परफेक्ट बनाया है। इन्होंने निफ्टी का इंडेक्स फंड लिया हुआ है, मिड कैप फंड लिए हुए हैं, स्मॉल कैप फंड लिए हुए हैं, फ्लेक्सी कैप फंड लिए हुए हैं, मल्टी कैप फंड लिए हुए हैं। बहुत ही डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, कॉम्पोजिशन बढ़िया है। मेरे को नहीं लगता इसमें कुछ चेंज करने की जरूरत है। फंड्स की परफॉर्मेंस अच्छी है, तो कुछ चेंज मत करिए, आप इन्वेस्ट करते रहिए, और मेरे ख्याल से सब आपके गोल्स पूरे हो जाएंगे। कोई सवाल पूछना है आपको मुकेश से? नहीं मैडम, वो आई थी सर फ्लेक्सी कैप के बारे में पूछना है, और कोई अभी अच्छा नया फंड सारे फंड अच्छे हैं ऐसा बोला है आपको? सारे फंड अच्छे हैं ऐसा बोला है आपको? चलिए, ऑल द बेस्ट। आगे बढ़ते हैं, और एमन जी के लिए नीरज राज फोन लाइन पर है। नमस्कार नीरज। नमस्ते। कैसे हैं आप? बढ़िया। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। 13 फंड्स हैं आपके पोर्टफोलियो में नीरज? हाँ, तो 13 फंड्स है मेरे। मैं एक्चुअली ज्यादातर ये कोशिश किया हूँ कि बॉन्ड फंड्स में और इक्विटी फंड्स में थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट करके बना के रखूं। तो मैं ऑलमोस्ट 60,000 पर मंथ इन्वेस्ट कर रहा हूँ। ओके, तो वहां पर मैं क्या कर रहा हूँ, 2000 क्वांट फ्लेक्सी कैप, 2000 HDFC मल्टी कैप, ताकि डाइवर्स मल्टी कैप और एक फोकस मल्टी कैप रहे। और कॉन्ट्रा फंड लिया हूँ SBI का, एक्सेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, ताकि वो लार्ज एंड मिड कैप में रहे और थोड़ा फॉरेन इक्विटीज में इन्वेस्ट करें, और उनका स्ट्रेटेजी ग्रोथ ओरिएंटेड है। सैम को एक्टिव मोमेंटम फंड किया हूँ, क्योंकि मुझे लगा कि मोमेंटम ETF पर से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम थोड़ा अच्छा किया है, और ये थोड़ा एक्टिव मैनेजमेंट किया है वो है। और बाकी सब लाइक बॉन्ड फंड्स में इन्वेस्ट किया हूँ, लाइक कोटक डायनामिक, HDFC कॉर्पोरेट, HDFC क्रेडिट रिस्क, और शॉर्ट एंड मीडियम टर्म वाला, और उसके साथ थोड़ा मल्टी एसेट डाला है। मैं उसके साथ 5000 अमेरिका जो US ETF है वो LRS रूट में इन्वेस्ट करता हूँ, और थोड़ा 50,000 NPS में, और 5000 जब सॉवरेन गोल्ड फंड गवर्नमेंट रिलीज करता है उसको इन्वेस्ट करता हूँ। नीरज, कुछ काम फंड मैनेजर के भी छोड़ा है आपने? हाँ, फंड मैनेजर आपको कुछ कमा कर ना दे आपने सारा उनका जिम्मा अपने सर पे ले लिया, और वो सारे हथकंडे और रणनीति अपने पोर्टफोलियो में आपने अपना दी है। और इतनी जानकारी रखने के बाद अपने पोर्टफोलियो को आप खुद मैनेज भी करते होंगे, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। तो अच्छी बात है, आप इतने सक्षम है कि आप अपने पोर्टफोलियो को इतनी टेक्निकली देखते हैं, समझते हैं। लेकिन क्या इसकी जरूरत है? ठीक है, ये हमें समझना होगा। मेरे ख्याल से 13-15 फंड है आपके पोर्टफोलियो में। आपने जिस तरह से एकदम सधी हुई, समझी हुई रणनीति भी अपनाई हुई है। बहुत निवेशक जो है आपके जैसे नहीं होते हैं, तो एक तरफ तो मुबारकबाद इतनी जानकारी रखने के लिए।
बहुत मेहनत से आपने ये पोर्टफोलियो बनाया है, लेकिन क्या ये मेहनत सही जगह लागू हो रही है? क्या ये मेहनत के जरिए आपका जो कमाई का टारगेट है वो पूरा होगा या नहीं होगा? क्योंकि मेहनती तो आप हैं, उस मेहनत को आइए सही जगह पर हम लगाते हैं। हेमंत जी बताइए, निवेश तो दाल चावल जितना आसान होना चाहिए। यहाँ पर तो मेरे ख्याल से एक तरफ हमें पास्ता भी दिखाई दे रहा है, एक तरफ हमें चिकन टिक्का भी दिखाई दे रहा है और बाकी दाल चावल भी है। हेमंत जी क्या कहेंगे? जी कविता, पास्ता चिकन टिक्का इंक्लूड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर वो सही प्रोपोर्शन में हो और सही ऑब्जेक्टिव के लिए हो। इशू यहाँ पे क्या है, इन्होंने कहा 30,000 की जो इनकी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड्स के अंदर, 13 फंड्स हैं वहां पे। फंड्स ऑब्वियसली ज्यादा हैं, हालांकि उन्होंने उसका रैशनल बताया कि किस तरीके से उन्होंने फंड चुने। तो मुझे कुछ कैटेगरीज तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक कॉन्ट्रा फंड है, मल्टी कैप फंड है, एक लार्ज एंड मिड कैप फंड है जो थोड़ा इन्वेस्टमेंट यूएस में भी करते हैं। तो आई थिंक वो जहां तक वो जो इक्विटी फंड है बराबर है। और इन्होंने सैमको का जो कहा मोमेंटम फंड, वो प्रोप्राइटरी मॉडल के ऊपर है। ऑब्वियसली उसकी सक्सेस है कि नहीं, हालांकि नॉर्मली ये जो ऐसे जो फंड होते हैं वो डेटा को बैक टेस्ट करते हैं, पर हमें देखना पड़ेगा आगे जो क्वांट फंड टाइप जो होते हैं कि आगे जाके वो उनकी जो मॉडल है वाकई में कितना इफेक्टिव है, वो एक डेफिनेटली इशू है। बट 5 फंड जो हैं अपार्ट फ्रॉम वन मल्टी एसेट फंड, 5 फंड जो है वो डेट फंड है। अगर इनका गोल है लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन का या किसी पर्टिकुलर गोल के लिए पैसा इकट्ठा करने का, तो डेफिनेटली जो डेट फंड्स हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि आपने उनको कैसे चुना और किस तरीके से चुना, वो आपके लिए सुटेबल बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि लॉन्ग रन में आप स्ट्रगल करेंगे, क्योंकि जो इक्विटी फंड्स हैं, अगर आप उनमें सही चुनाव करते हो, सही प्रोपोर्शन में इन्वेस्ट करते हो, तो आपकी रिटर्न कहीं ज्यादा हो सकती है। क्योंकि आपके पास समय है, वॉलेटाइल है जरूरी, लेकिन क्योंकि आप एसआईपी से इन्वेस्ट कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है कि आपको एवरेजिंग का फायदा होता है। आप डिफरेंट लेवल पे इन्वेस्ट करते हो, तो रिटर्न आपके बेटर हो सकते हैं। इन्होंने कहा शायद एक गोल इनका ये भी है कि हर 1 या 2 साल के बाद वो ट्रैवल करना चाहते हैं। तो ऐसे अगर कोई 1-2 गोल है, उनके लिए आप प्रोपोर्शन में डालें तो सही है। बट बाकी जो डेट फंड्स हैं, डेफिनेटली मुझे लगता है उसको थोड़ा सा उनको रीथिंक करने की जरूरत है। और इवन इक्विटी में भी मेरा ये मानना है कि अगर आप 3-4 कैटेगरी, जैसे आपके पास अगर फ्लेक्सी कैप फंड है, लार्ज एंड मिड कैप फंड है, मल्टी कैप, तो वो पर्पस सर्व करते हैं। आप थोड़े से एक्सोटिक फंड ऐड करेंगे तो कोई गारंटी नहीं है कि आपको रिटर्न वहां पे बेहतर मिलेगा, और उसकी मॉनिटरिंग जो है वो बिल्कुल अलग होगी। तो वो थोड़ा ध्यान रखना है। बट डेफिनेटली इन टर्म्स ऑफ एसेट एलोकेशन मुझे लगता है डेफिनेटली उसमें चेंज करने की जरूरत है, स्पेशली अगर आपका ऑब्जेक्टिव जो है लॉन्ग टर्म में एक कॉर्पस क्रिएट करना है। तो नीरज, कोई सवाल पूछना है हेमंत जी को? हाँ, मुझे एग्जैक्टली मुझे पता नहीं मुझे कितना कॉर्पस चाहिए, बट मैं सोच रहा हूँ कि जब तक मैं रिटायर हूँ तब तक मैं इन्वेस्ट करता रहूंगा। और उसमें मैं ऑब्वियसली मेरा सन एजुकेशन, उसका मैरिज और शायद होम जो घर खरीदने का प्लान उसमें जुड़ा हुआ है मेरा। एक बात बताइए नीरज जी, आपने इतने सोच समझ के नीरज जी इतने सोच समझ के आपने इतने सारे फंड्स, उनकी रणनीति जो है वो आंकी, और आपके पोर्टफोलियो के लिए जो सबसे अहम बात होनी चाहिए कि अपने लक्ष्यों को निर्धारित करें, ये आप भूल गए। क्या ये आपको चूक नहीं लगती? फंड्स की जो रणनीतियां आपने समझ ली इतने बढ़िया तरीके से, लेकिन आपके जो निवेश लक्ष्य हैं उनको आपने सही तरीके से बांधा नहीं है। क्या ये करना जरूरी नहीं होता? नहीं, करना चाहिए, बट मुझे पता नहीं है कितना अंदर से चाहिए होगा। शायद 5 करोड़ चाहिए होंगे, ऐसा मैं सोच रहा हूँ। क्योंकि चलिए, तो इस पर थोड़ा सा मंथन देखिए, इस पर आपको मंथन तो करने की जरूरत है। बाकी इनके बारे में आपको कैसे सोचना चाहिए, कैसे ये लक्ष्य बांधने चाहिए, हेमंत जी बताइए। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, नीरज ने जो अभी तक किया, उन्होंने क्या किया, एक पूल बनाया है इन्वेस्टमेंट का, और शायद यही कारण है कि हम वहां पे डेट फंड भी देख रहे हैं। तो होता क्या है कि जब नीरज, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप अपने गोल्स, ये हो सकता है आपके लिए मुश्किल हो आज के समय में कि कितना पैसा बच्चों के एजुकेशन के लिए चाहिए, शादी के लिए चाहिए, या फिर कितना पैसा रिटायरमेंट के लिए चाहिए, बट कहीं ना कहीं आपको एक गोल बनाना है और इन्फ्लेशन को हमेशा कंसिडर करना है। दूसरी बात ये मत भूलिए कि जो आपके गोल्स हैं उनके टाइम होराइजन अलग अलग होंगे, राइट? तो आपके रिटायरमेंट का टाइम होराइजन अलग होगा, बच्चों के एजुकेशन का टाइम होराइजन अलग होगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप उनको जो एलोकेशन है वो उस गोल के हिसाब से करें। उसके 2 फायदे हैं, एक तो आपकी एसेट एलोकेशन बिल्कुल सही रहेगी, दूसरा आप मॉनिटरिंग तरीके से कर पाएंगे,
और तीसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम पूल में क्या होता है कि क्योंकि आपने एक पर्टिकुलर अमाउंट किसी गोल के लिए एलोकेट नहीं किया, तो जब भी आपको जरूरत होगी तो आपको पता नहीं रहेगा कि कितना पैसा वहां से निकालना है। और ऐसा भी होता है जब आप पूल बनाते हैं तो आपका जो बहुत इंपॉर्टेंट गोल है रिटायरमेंट, हो सकता है कहीं में आपको उसके लिए कंप्रोमाइज करना पड़े। तो मेरा ये मानना है कि गोल सेटिंग जो है वो भी एक वन टाइम एक्टिविटी नहीं है। आज अपना गोल सेट कीजिए, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी, जैसे जैसे आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, आप अपने गोल को भी रिवाइज कर सकते हो। लेकिन शुरुआत करने के समय भी बहुत इंपॉर्टेंट है दैट आपका टाइम होराइजन बहुत क्लियरली डिफाइंड हो और आपका गोल भी बहुत क्लियरली डिफाइंड हो। जैसा मैंने कहा, सारे गोल्स आपके लॉन्ग टर्म है, आपको डेफिनेटली वहां पे इन्फ्लेशन को कंसिडर करना होगा। और ये मत भूलिएगा कि इन्फ्लेशन का जो एजुकेशन का इन्फ्लेशन है वो 11-12% है, तो वो आप ध्यान रखिए। रिटायरमेंट के लिए करें तो मे बी 7% इन्फ्लेशन लेके चलिए, एटलीस्ट हैव सम टारगेट, और बाद में उसको आप रिवाइज कीजिए, उसी हिसाब से अपनी एसेट एलोकेशन कीजिए। पूल में करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि पैसा हाइब्रिड में जाना है, इक्विटी में जाना है या डेट में जाना है, और वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है आपको कहीं कंपेल कर सकता है इन फ्यूचर कि आप अपने फाइनेंशियल फ्यूचर के साथ कंप्रोमाइज करें। तो उस चीज को आपको डेफिनेटली मुझे लगता है अवॉइड करने की जरूरत है। ऑल द बेस्ट नीरज। रजनीश कुमार मेरे साथ अगले दर्शक फोन लाइन पर हैं और ये भी शायद हेमंत जी के पास ही अपना सवाल पूछना चाह रहे हैं। रजनीश जी नमस्कार, कैसे हैं आप सर? नमस्कार मैडम, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। अपना सवाल आपने हमें भेजा और आपके फंड्स मेरे पास हैं और फिलहाल बच्चे की पढ़ाई का लक्ष्य है और शादी का लक्ष्य है। 2 करोड़ रुपए 15 साल के बाद आपको चाहिए। फंड्स की डिटेल्स है मेरे पास और आपकी इन्वेस्टमेंट की भी डिटेल्स हैं। 2 लाख रुपए आपको लमसम भी निवेश करने हैं। सर और कुछ ऐड करना है इन्फॉर्मेशन, या मैं बिना समय बिताए हेमंत जी के पास जा सकती हूँ सलाह लेने के लिए? जस्ट एक क्वेश्चन है मैडम, मैं ना एक वो मल्टी कैप फंड ऐड करना चाहता हूँ, तो मेरे पोर्टफोलियो के हिसाब से वो ओके रहेगा? एक लार्जर मिड कैप है, फ्लेक्सी कैप है, ओके चलिए ठीक है, पूछ लेते हैं ये सवाल भी। हेमंत जी बताइए। जी कविता, पहले देखते हैं कि इन्होंने जो कहा, इनका जो गोल है वो 2 करोड़ का, इनकी जो एसआईपी की इन्वेस्टमेंट है करीब 25,000 है और इनका एग्जिस्टिंग जो पोर्टफोलियो है शायद वो सुकन्या समृद्धि में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं वहां पे, तो वहां पे 6.5 लाख है। म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो करीब 5.75 लाख है। तो अगर हम इनको पूरा कंसिडर करते हैं, 15 साल का जो इनका टाइम होराइजन है, अगर ये इस प्रोसेस को कंटिन्यू करे तो मुझे नहीं लगता कि इनको अपने गोल 2 करोड़ के गोल तक पहुंचने के लिए कोई भी प्रॉब्लम होगी। और यहाँ पे मैंने जो इनका प्रोविडेंट फंड का अमाउंट है वो बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि वो उनके रिटायरमेंट पर्पस के लिए अलाइन करना पड़ेगा। तो जहां तक गोल का सवाल है वो पूरा होगा। पोर्टफोलियो का जो सवाल है, यहाँ पे 2 स्मॉल कैप फंड्स हैं, राइट? उनमें जो एलोकेशन है करीब 8,000 है, वो विच इज 32% ऑफ टोटल एलोकेशन। तो मुझे लगता है जो इनकी एलोकेशन है स्मॉल कैप में वो ज्यादा है, उसको ठीक करने की जरूरत है। तो एसबीआई स्मॉल कैप, वहां पे अगर आप डिसकंटिन्यू करते हैं अपनी एसआईपी तो डेफिनेटली आपके पास स्कोप है एक मल्टी कैप फंड आपके पोर्टफोलियो में होने का, और वो जो पैसा है वो आप निपॉन इंडिया मल्टी कैप में लगाइए। डेफिनेटली वहां पे एक गैप है, और जैसा मैंने कहा कि एक्सपोजर आपका स्मॉल कैप में थोड़ा सा ज्यादा है, उसको आप कम कर सकते हैं। तो एक तो आपको डेफिनेटली ये चेंज करना है। दूसरा, जो आपने कहा कि 2 लाख रुपए आपको इन्वेस्ट करने हैं, तो जो एग्जिस्टिंग फंड है उनमें आप कर सकते हैं, जैसे पराग पर एक फ्लेक्सी कैप वहां पे कर सकते हैं, और ऐसे प्रू लार्ज एंड मिड कैप उसके अंदर भी आपको इन्वेस्ट कर सकते हैं 1 लाख। सवाल ये है कि ये लमसम करना जरूरी है या इसको ओवर ए पीरियड ऑफ इन्वेस्ट करें। मेरा ये मानना है क्योंकि आपकी एसआईपी की जो इन्वेस्टमेंट है वो 25,000 है, यानी आप 1 साल में 3 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो, उसके सामने ये 2 लाख है। अगर आप लमसम भी करें तो मुझे लगता नहीं कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि आपके पास समय बहुत लंबा है। तो एक चेंज और 2 एग्जिस्टिंग फंड में अपनी जो लमसम पैसा वो लगाइए, और अगर आप अपने प्रोसेस को कंटिन्यू करते रहेंगे, जैसे मैंने पहले भी कहा, तो कोई कारण नहीं कि अपने गोल्स को आप पूरा कर पाए ना कर पाए। यहाँ पर काफी विस्तार से रजनीश जी आपको सलाह दे दी है। झटपट कोई सवाल पूछना चाहते हैं या मैं अगले दर्शक की ओर बढ़ सकती हूँ? रजनीश हो गया मैडम मेरा, थैंक यू। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। हम बढ़ते हैं, मनोज यादव जी मेरे साथ फोन लाइन पर हैं जो कि मुकेश को अपना सवाल पूछेंगे। नमस्कार सर। HDFC फ्लेक्सी कैप, HDFC टॉप 100, HDFC का ही मिड कैप अपॉर्चुनिटी, एक्सिस का ब्लू चिप, निपॉन फ्लेक्सी कैप, DSP मिड कैप, सुंदरम का मल्टी कैप है शायद, और मेरा एसेट का ब्लू चिप, HSBC लार्ज कैप। सर आपने तो तमाम तरह के फंड जोड़ रखे हैं, खुद अपने पोर्टफोलियो को देखते हैं क्या? जी हाँ, खुद ही देखता हूँ। और मेरा सवाल अभी जस्ट पूछने का एक कारण था कि अभी मैं SIP बंद कर दिया हूँ। किस में? मैंने एक्यूमुलेट किया पिछले 15 या 20 सालों में, तो कुछ भी नया पर नहीं है। मैंने कोविड के टाइम में कुछ अर्निंग करी थी जिसका मुझे फायदा मिला था,
लेकिन तो अभी अभी मैं जो आपने नाम, इन्वेस्टमेंट एक सेकंड, जो मुझे बात समझनी मनोज यादव जी, अभी जो नाम दिए हैं आपने हमें, इनमें सब में निवेश बंद हो चुका है? जी हाँ, सब में निवेश बंद है। मेरा तो चिंता यही है कि क्या ठीक इसमें है, अभी फर्दर ठीक है, ग्रोथ होगी। ठीक है, ठीक है। आपको क्या इस निवेश में से कोई पैसे चाहिए? क्या आर्थिक तौर पे फिलहाल आप सुरक्षित हैं? आपको रेगुलर इनकम है कि इसमें से आपको कोई इनकम चाहिए होगी? एक्चुअली मैं ओवर डाइवर्सिफाइड हूँ, तो कुछ फंड जिनका परफॉर्मेंस अच्छा हो चुका है ऑलरेडी, मैं उनमें से छोटे छोटे अमाउंट हैं तो उन फंडों का यूज कर ले रहा हूँ। तो मेरा जो मेन इन्वेस्टमेंट के मैंने जो अभी आपको फंड दिए हैं, इनको मैं नहीं टच करूंगा, लॉन्ग टर्म गोल के लिए है। शॉर्ट टर्म में मैं जिनमें ऑलरेडी गेन है, उनको मैं शॉर्ट टर्म गेन के लिए यूज कर रहा हूँ। उनके मैंने आपको चलिए, बताया। ठीक है, ओके, डन। मुकेश जी बताइए। आप म्यूट पर हैं हाँ शायद। हाँ कविता, मैं ये बोल रहा था, अगर हम मनोज जी का पोर्टफोलियो देखें तो काफी स्कीम्स हैं। एक ऑब्जेक्टिव तो क्लियर रहता है कि अगर नंबर ऑफ स्कीम्स कम हो जाए तो उतना बेटर रहता है, क्योंकि मैनेजमेंट में इजी रहता है, ट्रैक करने में बढ़िया हो जाता है। तो नंबर ऑफ स्कीम्स डेफिनेटली हमें रिड्यूस करना चाहिए, बट स्कीम्स रिड्यूस करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि हम बेचते हैं तो उस पर टैक्स लाइबिलिटी क्या आती है। हम ये भी नहीं चाहते कि फालतू में हम टैक्स दें, तो बेचें तो उन्हीं को बेचें जब अगर पैसे की जरूरत पड़ रही है, या अगर हम प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं तब कर लें, या कोई स्कीम बहुत ज्यादा अंडर परफॉर्म कर रही है तब उसको हम बेच लें। अगर हम इनके एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो की बात करें तो फंड्स काफी अच्छे भी हैं, और कुछ ऐसे फंड्स हैं जहां पे इंप्रूवमेंट का स्कोप है। एक तो इनके पास क्या है, 3 एचडीएफसी के फंड हैं, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड, एचडीएफसी टॉप 100 फंड, एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड। एक तो कविता, हमने क्या देखा है, जब कोई फंड हाउस अच्छा परफॉर्म करता है तो ज्यादातर उसके सारे फंड अच्छे परफॉर्म कर रहे होते हैं, क्योंकि उसकी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी ऑलमोस्ट सिमिलर रह रही होती है। तो एक ही फंड हाउस से इतनी ज्यादा स्कीम लेने की आपको जरूरत नहीं होती है। अगर आप एक भी फंड ले लेंगे तो उससे उनका स्टाइल कवर हो जाता है, तो इतना आपको करने की जरूरत नहीं है। तो आप इसमें से 3 में से एक को रिड्यूस कर सकते हैं जब भी आपको पैसे की जरूरत पड़े, या जब भी आप प्रॉफिट बुकिंग करें। मेरा सुझाव होगा एचडीएफसी टॉप 100 फंड में से आप फ्यूचर में एग्जिट कर ले। 2-3 फंड बढ़िया कर रहे हैं क्योंकि एचडीएफसी के फंड्स बढ़िया कर रहे हैं, बट अगर रिड्यूस करें तो फ्यूचर में एक वो रिड्यूस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम फंड्स देखें तो और भी कुछ फंड्स हैं जो थोड़े स्ट्रगल कर रहे हैं, जहां पे हम एक्शन ले सकते हैं। जैसे एक इनके पास एक्सिस का ब्लू चिप फंड है। एक्सिस के फंड्स काफी टाइम से स्ट्रगल कर रहे हैं, और जो ब्लू चिप है वो लार्ज कैप कैटेगरी का फंड है। हमें लगता है आने वाले टाइम में लार्ज कैप कैटेगरी में अल्फा निकलना बड़ा मुश्किल है। उसके लिए अगर वो इंडेक्स फंड करेंगे तो बेटर होगा। यूटीआई का निफ्टी इंडेक्स फंड वो उसकी जगह ले सकते हैं। फिर दूसरा इनके पास एक डीएसपी का मिड कैप फंड है, वो भी काफी टाइम से स्ट्रगल कर रहा है। उसे भी वो रिप्लेस करके आप डीएसपी को बेच के एसबीआई का मिड कैप फंड ले सकते हैं। और एक सुंदरम का स्मॉल कैप फंड है, वो भी बहुत बढ़िया नहीं कर रहा है, आप उसे रिप्लेस कर सकते हैं फ्रैंकली स्मॉलर कंपनी फंड से। तो ये थोड़े से चेंज है। और एक पीजीआईएम का फ्लेक्सी कैप फंड है, उसमें हुआ क्या है, थोड़ा फंड मैनेजमेंट टीम में चेंज हुई है, परफॉर्मेंस में भी ड्रॉप है। उसे आप रिप्लेस कर सकते हैं, उसे आप बेच सकते हैं, और उसे आपके पास इंडेक्स फंड नहीं है, यूटीआई के निफ्टी इंडेक्स फंड में आप टॉप अप कर सकते हैं। तो थोड़ा स्कीम कंसोलिडेट हो जाएगा। बट इसमें यही है कि बेचते वक्त ध्यान रखिएगा कि टैक्स ना लगे, एग्जिट रोड ना लगे, कम से कम लगे। तो वो अगर आप ध्यान रखेंगे तो पोर्टफोलियो कंसोलिडेट हो जाएगा आपका। ये मेरे ख्याल से काफी विस्तार से मुकेश जी ने आपको सलाह दे दी है। ऑल द बेस्ट आपके इन्वेस्टमेंट के लिए। और शो को समाप्त करने का भी समय आ गया है, लेकिन झटपट रुख कर लेते हैं निवेश के गुरु मंत्र की ओर। हेमंत जी बताइए, आपका आज का निवेश का गुरु मंत्र क्या होगा दर्शकों के लिए? जी कविता, हम सभी जानते हैं कि लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में इक्विटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि उसका ट्रू पोटेंशियल का फायदा हमें एज एन इन्वेस्टर हो, तो उतना ही इंपॉर्टेंट है कि हमारी जो एलोकेशन है लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में, वो सही हो, और उसमें समय समय पे जो रीबैलेंसिंग करने की जरूरत है वो भी होनी चाहिए। लेकिन जब आपको खुद से वो रीबैलेंसिंग करनी होती है तो उसमें मार्केट टाइमिंग का इशू आता है, टैक्सेशन का इशू आता है। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, बहुत एक्टिवली अपना पोर्टफोलियो मैनेज नहीं करते हैं और चाहते हैं कि ये रीबैलेंसिंग एक टैक्स एफिशिएंट तरीके में अपने आप फंड मैनेजर आपके लिए करे, तो जो आपका कोर पोर्टफोलियो है वो 3 कैटेगरी में बनना चाहिए।
वो है फ्लेक्सी कैप फंड, लार्ज एंड मिड कैप फंड और मल्टी कैप। जब आप इन फंड कैटेगरीज में इन्वेस्ट करते हो, जैसे मैंने कहा, आपका जो एलोकेशन है तीनों सेगमेंट में बना रहेगा और जो रीबैलेंसिंग है वो भी समय पे बहुत ही टैक्स एफिशिएंट तरीके से होगी। ऑलराइट, मुकेश, आपका आज का गुरु मंत्र क्या होगा निवेश का दर्शकों के लिए? कविता, आज का मेरा गुरु मंत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ जियोपॉलिटिकल इवेंट्स होते हैं, जैसे रशियन यूक्रेन वॉर, अभी इजराइल पैलेस्तीनी वॉर है, इससे इन्वेस्टर्स कई बार पैनिक कर जाता है, अपनी इन्वेस्टमेंट को जर्नी को ब्रेक कर देता है। इससे उनको गुरु मंत्र यही होगा कि वो घबराए नहीं। ये सब जो इवेंट्स होते हैं, ये नॉइज है, ये शॉर्ट टर्म में इम्पैक्ट लाते हैं, बट लॉन्ग टर्म में इनका कोई इम्पैक्ट नहीं रहता है। बल्कि ये जब इम्पैक्ट होते हैं, ऐसे इवेंट्स होते हैं, तो मार्केट अगर करेक्ट भी होती है तो और अगर आप एसआईपी इन्वेस्टमेंट्स करते रहते हो तो वो आपके फेवर में वर्क करता है, क्योंकि आप जब इन्वेस्ट करते हो तो आपको ज्यादा यूनिट्स मिलते हैं। तो जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, मेरा उनको सुझाव यही होगा, प्लीज मत घबराइए, इन्वेस्टमेंट जर्नी को कंटिन्यू करिए, अपने लॉन्ग टर्म गोल पे फोकस करिए। करिए तो यहाँ पर बाजार के उतार चढ़ाव से आपको डरने की जरूरत नहीं है। अनुशासित तरीके से और अपने लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए आपको अपनी निवेश रणनीति को बांधना है और लगातार बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो देखते रहना है। बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत जी आपका और मुकेश आपका समय निकाला, दर्शकों का मार्गदर्शन किया। मुझे भी इजाजत दें, लेकिन जाते जाते मैं आपको छोड़ रही हूँ हमारे व्हाट्सएप नंबर के साथ, और साथ ही यूट्यूब पर हमें लाइव देखें, हमारे पुराने शोज भी देख सकते हैं, और अगर आप चाहें तो अपने सवाल भी यूट्यूब पर छोड़ सकते हैं और हम आपके सवालों को शो में शामिल करेंगे। दीजिए इजाजत।